Assalamu alaikum students. This is Taha Popatia from the platform of IQ School of Finance. आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे पेस्टल एनालिसिस के बारे में। पेस्टल एनालिसिस क्या है और पेस्टल एनालिसिस के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं। जब हम कभी भी कोई भी बिज़नेस करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर भी किसी भी लोकेलिटी में ऑपरेट करती है, तो उसके सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए ये बात ज़रूरी है कि वो बहुत सारी अपनी इंटरनल चीज़ें और एक्सटर्नल बातों को एनालाइज करे। पेस्टल एनालिसिस एक टूल है, पेस्टल एनालिसिस एक तरीका है जिसके ज़रिए एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करती है बिज़नेस कंडक्ट करने से पहले। इस एनालिसिस के ज़रिए बिज़नेस को ये पता चल जाता है कि क्या वो लोकेलिटी जिसमें वो बिज़नेस कंडक्ट करना चाह रही है, उधर उसके लिए वो बिज़नेस कंडक्ट करना फीजेबल और वायबल है भी या नहीं। क्या वो जो प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करेगी, उस प्रोडक्ट या सर्विस की वहाँ पर डिमांड एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। क्या वहाँ के लोग उस प्रोडक्ट को पसंद भी करते हैं या नहीं। क्या उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को लोग अफोर्ड भी कर सकेंगे या नहीं। पेस्टल एनालिसिस के फ्रेमवर्क ने ये कहा कि जब आप कभी भी किसी भी जगह पर बिज़नेस कंडक्ट करेंगे, अपने ऑपरेशंस को आप अपने अंजाम दे रहे होंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर रहे होंगे, फैक्ट्री लगा रहे होंगे, तो कुछ बातें आप अपनी नज़र में रखिएगा और इन बातों को नज़र में रखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जायज़ा ले लेंगे और अपना बिज़नेस एक अच्छे तरीके से लॉन्च कर सकेंगे, कंडक्ट कर सकेंगे। पेस्टल एनालिसिस के 6 कंपोनेंट्स हैं। हम बारी बारी हर कंपोनेंट में उसकी कुछ की हाइलाइट्स देखते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इसका नाम है पेस्टल, दैट इज़ PESTEL। हर लेटर से एक स्पेसिफिक फैक्टर डिफाइन हो रहा है। पहला लेटर है P and the first P stands for political factors। अब इन political factors में क्या क्या चीज़ें included हैं। Number 1, stability of the political system in particular countries। Number 2, regulations and controls in the industry। Number 3, does government policy encourage firms to increase capacity and incentive being offered to locate in a particular area। पॉलिटिकल फैक्टर में हम ये देखते हैं कि जहाँ पर जिस कंट्री में, जिस लोकेशन में, जिस सिटी में हम बिज़नेस कर रहे होंगे, क्या वहाँ पर जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो स्टेबल हैं या नहीं। क्या ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल पावर कभी किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के हाथ में होता है और फ़ौरन से वो किसी और अपोजिशन के पास चला जाता है और वो पावर में आ जाती है गवर्नमेंट और उनकी पॉलिसीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। यानी कि एक कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। फिर हम ये भी देखते हैं कि जिस इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली हम ऑपरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट से अगर मैं एक टायर मैन्युफैक्चरर हूँ और टायर मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री है उसमें ऑपरेट करूँगा, या मैं एक एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करता हूँ और एजुकेशनल सेक्टर में जो है वो फॉल करूँगा, तो उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री पर क्या रेगुलेशंस और कंट्रोल्स या कानून अप्लाई होते हैं फ्रॉम द रेगुलेटिंग पॉलिटिकल पार्टी। साथ में हम ये देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हमारे काम को इनकरेज करती हैं या नहीं, हमें कोई इंसेंटिव देती हैं या नहीं, हम जो काम कर रहे हैं उस पर टैक्सेस कितने चार्ज करती है या सब्सिडी कितनी देती है। तो ये सारी बातें पॉलिटिकल फैक्टर्स में आती हैं। यानी कि पॉलिटिकली ये आप एनालाइज करते हो कि जो पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट पावर में है या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसका मेरी ऑर्गेनाइजेशन पर आखिर क्या इम्पैक्ट होगा और वो इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब मूव करते हैं हम दूसरे फैक्टर पर और दूसरा फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या बातें आ सकती हैं। नंबर 1, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। नंबर 2, रेट ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी। नंबर 3, इंटरेस्ट रेट्स एंड नंबर 4, एक्सचेंज रेट्स। ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे एक कंज्यूमर की परचेजिंग पावर डिफाइन होती है। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंट्री है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर एक्सचेंज रेट्स फेवरेबल हैं, ऐसे एक्सचेंज रेट्स हैं कि उनकी करेंसी पावरफुल है, तो उस करेंसी का एक कंपनी को एडवांटेज होता है, वहाँ के कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा गुड्स परचेज कर सकते हैं।
साथ में हम इन्फ्लेशन को भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन है, या इवन हाइपर इन्फ्लेशन नहीं है मगर इन्फ्लेशन 2 डिजिट्स में है, दैट इज़ मोर देन 10% है, 10% और मोर है, तो वहाँ के लोग तो अपनी बेसिक चीज़ें, खाने पीने की जो बेसिक उनकी नीड्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने में ही अपनी सारी की सारी जो इनकम है वो कुर्बान कर देंगे। सो वहाँ पर मैं ऐसा बिज़नेस शायद नहीं कर सकूँ जो किसी लग्जरी प्रोडक्ट का बिज़नेस हो। हाँ, जहाँ पर इन्फ्लेशन का रेट कम है, महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं आती, वहाँ के लोग शायद, अगर मेरा कोई मे बी लग्जरी प्रोडक्ट है तो उसको अफोर्ड कर सकेंगे और मैं वहाँ पे सेल कर सकता हूँ। सो अगेन मुझे ये देखना होगा कि वो इकोनॉमिक फैक्टर, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्या मेरी कंपनी के लिए वो फ़ायदा देगा या नहीं। अगर लेट से मेरा कोई ऐसा बिज़नेस है जो कि डेली रोज़मर्रा की नीड जो एक इंसान की होती है, जो उसकी ज़रूरियात होती हैं, उससे बिलोंग करता है, तो शायद उस पर इन्फ्लेशन का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा जितना किसी लग्जरी प्रोडक्ट पर होगा। साथ में मैंने बात करी इंटरेस्ट रेट्स की। अमूमन गवर्नमेंट्स को जब स्पेंडिंग्स डिस्करेज करनी होती हैं और बैंक में लोग पैसा रखें या सेविंग्स ज़्यादा करें, ये चीज़ इनकरेज करनी होती है, तो गवर्नमेंट्स अपने इंटरेस्ट रेट्स हाई कर देती हैं। लोग बैंक्स में पैसा जमा कर लेते हैं, बैंक्स में पैसा सेव कर लेते हैं और कंजम्पशन कम करते हैं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरली रिड्यूस हो जाती है। सो ये एक और एंगल है जो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स में मुझे देखना पड़ता है। और इन सारी बातों का अगेन मेरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट करती है, मेरा बिजनेस कितना अच्छा चलेगा, उस पर ज़रूर लाजमी तौर पर पड़ता है। इसके बाद अगले फैक्टर्स में हमारे पास एस से है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में है इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस एटीट्यूड्स इन द सोसाइटी। Number 2, relative proportion of different age groups in society. And number 3, pattern of work and leisure such as the length of the working week. यानी कि अगेन जहाँ पर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ वहाँ के लोग कितना टाइम काम करते हैं। अगर उनके वर्किंग डेज या वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके पास लेजर का कम टाइम होता है, तो शायद वो लेजर एक्टिविटीज़ में कम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऐसे मुल्क में मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ जहाँ पर लोग 7 दिन काम करते हैं, जहाँ पे 7 दिन वो 10 घंटे काम करते हैं, और वहाँ पर मैं लेट से सोच रहा हूँ कि मे बी कोई वाटर पार्क स्टार्ट करूँ। सो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वहाँ पर जो लोग आएंगे उनकी तादाद कंपैरेटिवली कम होगी, रादर देन किसी ऐसी कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप करूँ जहाँ पर मे बी 4 या 5 डेज जो है वो वर्किंग वीक हो और उसके साथ 1 या 2 दिन फुल डे ऑफ भी हो, जहाँ के लोग लेजर को ज़्यादा टाइम दे सकें। अच्छा, रिलीजियस फैक्टर्स भी सोशल फैक्टर्स में आ जाते हैं। कभी कभार मेरा प्रोडक्ट ऐसा होता है जो रिलीजियसली सबके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। सो अगर मैं किसी, लेट से फॉर एग्जांपल, एक मुस्लिम मुल्क में कोई ऐसा बिजनेस करने जा रहा हूँ जो कि है लेट से अल्कोहल ड्रिंक्स का, सो वहाँ के कंज्यूमर्स की जो लिमिट होगी वो बहुत एक लिमिटेड डिमांड होगी, एक बहुत लिमिटेड तबका होगा जो मेरे प्रोडक्ट्स को बाय करेगा। इसी तरह दूसरे रिलीजन्स के साथ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके रिलीजन में एक्सेप्टेबल ना हो, उधर से रेजिस्टेंस आ सकती है, और ये सारी बातें आपके सोशल फैक्टर्स में आती हैं। इसके बाद अगली चीज़ है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें 2 चीज़ें मैंने हाईलाइट करी हैं। नंबर 1, रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। नंबर 2, टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉम्पिटिटर्स। कुछ कंट्रीज़ ऐसी बैकवर्ड होती हैं जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटीज़ या जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज़ आराम से अवेलेबल नहीं होती। वहाँ पर अगर आप बिज़नेस कंडक्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं। इसी तरह से एक स्पेसिफिक कंट्री में भी बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हो सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो। बड़े शहर, बड़े मुल्क और टेक्नोलॉजी आराम से वहाँ पर दस्तयाब होना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेमत होती है। आजकल की दुनिया में टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। हम हर काम जो कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, टेक्नोलॉजी के थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशन में भी ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर सकती है, अपनी मार्केटिंग कर सकती है, अपनी सेल्स को इनकरेज कर सकती है, अपने ऑपरेशंस को अच्छे से देख सकती है। एक ऑर्गेनाइजेशन जब कहीं ऑपरेट करती है तो वो ये भी देखती है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स तो नहीं होंगे, उनको टेक्नोलॉजी के लिए कोई चैलेंज तो फेस नहीं करना पड़ेगा,
कोई ऐसी मुश्किलात तो पेश नहीं आएंगी कि जिसके ज़रिए उनका बिज़नेस करना मुश्किल हो जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट फैक्टर जो कि है एनवायरमेंटल फैक्टर, इसमें 3 बातें हैं। नंबर 1 वेदर, नंबर 2 क्लाइमेट चेंज, नंबर 3 जनरल मूव टुवर्ड्स एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। अगेन बात वही सारी है कि फॉर एग्जांपल लेट से मैं किसी कॉफ़ी चेन को स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी मुख्तलिफ कॉफ़ी शॉप्स होंगी, तो मैं वो कॉफ़ी शॉप्स एक ऐसी कंट्री या सिटी में नहीं चला सकता जहाँ पर शदीद गर्मी होती हो और 12 के 12 महीने होती है। मेरे लिए ये बेहतर होगा कि मैं कोई ऐसे शहर या मुल्क सेलेक्ट करूं जहां पर सर्द मौसम रहता हो, सर्दी ज़्यादा हो, स्नोफॉल होती हो और टूरिस्ट आते हों। हाँ, अलबत्ता अगर टूरिस्ट नहीं भी आते तो वहाँ के लोकल लोग कॉफ़ी को पसंद करते हों। सो एनवायरनमेंट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। आपका प्रोडक्ट उस एनवायरनमेंट को सूट करना चाहिए जिस कंट्री या सिटी में आप बिज़नेस कर रहे हो, यानी कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस का एनवायरमेंटली एक्सेप्टेबल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन टर्म्स ऑफ वेदर, वहाँ पर क्या मौसम चल रहा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, क्लाइमेट कितना चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कराची में बैठकर छतरी का यानी कि अम्ब्रेला का बिज़नेस करूँगा तो वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर साल में लेट से 360 डेज़ में से 365 डेज़ में से कोई 10-15 दिन हार्डली बारिश हो जाती है। अलबत्ता अगर मैं किसी ऐसे मुल्क या शहर में जाकर यही वाला बिज़नेस करूँगा जहाँ पर साल के 365 दिनों में से 180 या 190 या मे बी 200 दिनों में बारिश होती है, तो शायद यही बिज़नेस मेरा वहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। सो प्रोडक्ट को हमें उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ज़रिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी उसके एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ज़रिए एनालाइज करना पड़ता है। लास्ट चीज़ है लीगल फैक्टर्स। इसमें हम कुछ बातें लिखते हैं सच एज एम्प्लॉयमेंट लॉ, कंज्यूमर लॉ, कंपटीशन लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ। किसी भी मुल्क के कानून कितने हैं, कैसे हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होती है या नहीं, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल लेट से मैं किसी ऐसे मुल्क में ऑपरेट करता हूँ जहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर कानून बने हुए भी हैं और वो इम्प्लीमेंट भी होता है, तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉबेबली वो मेरे लिए अच्छा होगा। साथ में अगर मैं किसी लेबर को हायर करूँगा, अगर किसी वर्कर को हायर करूँगा और उस लेट से जिस कंट्री में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता या लेबर के लॉज नहीं है, तो मे भी हो सकता है कि मैं उस लेबर को एक्सप्लॉइट करूँगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लेबर की एक्सप्लॉइटेशंस भी करती हैं। उस एंगल से देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए शायद लॉ का ना होना भी बेहतर होता है। अलबत्ता आम हालात में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी उस जगह पर ऑपरेट करना पसंद करती है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काल्म हो, कंट्रोल्ड हो और लॉ और ऑर्डर ना सिर्फ बना हुआ हो बल्कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी होता हो। सो ये था पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस के ज़रिए एक कंपनी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एनालाइज करती है और साथ में ये देखती है कि ये फैक्टर्स उनके फेवर में हैं या नहीं। हमने अभी पेस्टल एनालिसिस को ब्रीफली समझ तो लिया, अलबत्ता इसको किसी सिनेरियो पर कैसे अप्लाई करना है ये एक सेपरेट बात है, और जब हम सिनेरियो बेस्ड लर्निंग करेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी मज़ीद डिटेल में जाकर एक एक बात को देखेंगे कि उस स्पेसिफिक सिनेरियो पर इसकी एप्लीकेशन किस तरह से करनी है। उम्मीद है कि वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कोई भी बात हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और ज़रूर इस वीडियो को ठीक से एटलीस्ट 2 बार देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।